सभी आत्मीय मित्रों को नमस्कार। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल रियल ज्ञान विथ RKG में। दोस्तों, आज हम आपके लिए लाए हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण कृति जिसका नाम है यशोधरा। यशोधरा के चयनित अंशों की व्याख्या। दोस्तों, यह जो यशोधरा कृति है इसके रचयिता मैथिली शरण गुप्त जी हैं और यशोधरा एक खंड काव्य है। इसका प्रकाशन 1933 ईस्वी में हुआ और यह एक प्रसिद्ध रचना इसलिए है कि क्योंकि यह गौतम बुद्ध के गृह त्याग से जुड़ा हुआ है और उनकी पत्नी यशोधरा के दृष्टिकोण से यह रचना जो है वह लिखा गया है। तो एक प्रकार से यह एक विरह काव्य हम इसको कह सकते हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। कुछ और चीज़ें हैं जो आपको जान लेना उचित होगा यशोधरा खंड काव्य के बारे में। तो मैथिली शरण गुप्त की जो यशोधरा काव्य कृति है, यह इसमें राजकुमार सिद्धार्थ अर्थात बुद्ध अपनी पत्नी यशोधरा को छोड़ के चले जाते हैं, जिसके कारण यशोधरा विरह का अनुभव करती है और उनके मनोभावों का सुंदर चित्रण इसमें हुआ है। यशोधरा इसमें एक वियोगिनी नारी है जो अपने पति के वियोग में तड़पती है। सिद्धार्थ उन्हें रात्रि में सोती हुई छोड़कर राजप्रासाद से चुपचाप संन्यास हेतु निकल जाते हैं। इससे यशोधरा का मन आहत हो जाता है और यशोधरा को इस बात का दुख था कि उसके पति ने यह समझ लिया होगा कि वह उनके मार्ग की बाधा बनेगी, इसीलिए उसे बिना बताए घर छोड़कर चले गए। यशोधरा का कहना है कि यदि वे उस पर विश्वास करते और गृह त्याग की बात बता देते तो वह उन्हें पूरा सहयोग देती। चलिए हम कवितांश का वाचन करते हैं और फिर इस कवितांश की व्याख्या करेंगे। सिद्धि हेतु स्वामी गए यह गौरव की बात, पर चोरी चोरी गए यही बड़ा व्याघात। सखी वे मुझसे कह कर जाते, कह तो क्या मुझको वे अपनी पथ बाधा ही पाते। मुझको बहुत उन्होंने माना फिर भी क्या पूरा पहचाना। मैंने मुख्य उसी को जाना जो वे मन में लाते, सखी वे मुझसे कह कर जाते। स्वयं सुसज्जित करके क्षण में प्रियतम को प्राणों के पण में हमी भेज देती हैं रण में। छात्र धर्म के नाते सखी वे मुझसे कह कर जाते। हुआ न यह भी भाग्य अभागा, किस पर विफल गर्व अब जागा। जिसने अपनाया था त्यागा, रहे स्मरण ही आते, सखी वे मुझसे कह कर जाते। नयन उन्हें निष्ठुर कहते, पर इनसे जो आंसू बहते। सदै हृदय वे कैसे सहते, गए तरस ही खाते, सखी वे मुझसे कह कर जाते। जाए सिद्धि पावे वे सुख से, दुखी न हो इस जन के दुख से। उपालंभ दूं मैं किस मुख से, आज अधिक वे भाते। लौट गए लौट भी वे आएंगे, कुछ अपूर्व अनुपम लाएंगे। रोते प्राण उन्हें पाएंगे, पर क्या गाते गाते, सखी वे मुझसे कह कर जाते। तो इस तरह से यह जो चयनित अंश है दोस्तों, इसकी हमें व्याख्या करनी है। आइए तो इन सभी की व्याख्या हम करते हैं बारी बारी से। पहला भाग, सिद्धि हेतु स्वामी गए यह गौरव की बात, पर चोरी चोरी गए यही बड़ा व्याघात। सखी वे मुझसे कह कर जाते, कह तो क्या मुझसे वे अपनी पथ बाधा ही पाते।
तो संदर्भ प्रसंग को देख लेते हैं दोस्तों। प्रस्तुत पंक्तियां मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित यशोधरा से उद्धृत है और सिद्धार्थ गौतम अपनी पत्नी यशोधरा और पुत्र राहुल को निद्रावस्था में छोड़कर संन्यास धर्म अपनाने और सिद्धि प्राप्त करने हेतु वन में चले गए। इसके पश्चात यशोधरा इस प्रसंग में दुखी होकर सखी से अपने मन की बात कह रही है। वे कहती है कि सिद्धार्थ अपने जीवन के सत्य की खोज में संसार के सुखों का त्याग करके वन में चले गए। जन कल्याण हेतु उनका सत्य की खोज में जाना निश्चय ही गौरव और अभिमान की बात है, परंतु यशोधरा कह रही है कि वे उनसे छुप कर चले गए, उन्हें बिना बताए चले गए, इसीलिए उसे बहुत दुख हुआ। यदि वे कह कर जाते तो वह उन्हें रोक नहीं लेती, उनके मार्ग की बाधा नहीं बनती, लेकिन सिद्धार्थ ने ऐसा नहीं किया, इसीलिए यशोधरा को बहुत कष्ट होता है। विशेष में देखते हैं दोस्तों, यही बड़ा व्याघात में अनुप्रास अलंकार यह 2 बार आया है। चोरी चोरी में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार एवं तो क्या पथ बाधा ही पाते में प्रश्न अलंकार है। दूसरा, स्त्री को सबसे अधिक दुख यह जानकर होता है कि उसका पति उस पर विश्वास नहीं करता, अर्थात अविश्वास करता है। पति पूर्ण विश्वास की अधिकारिणी नहीं समझता है। तो इसको इस पंक्तियों के माध्यम से बताया गया है और इन काव्य पंक्तियों में भाषा तत्सम और प्रधान खड़ी बोली हिंदी है। दूसरे पद्य को देखते हैं। मुझको बहुत उन्होंने माना, फिर भी क्या पूरा पहचाना, मैंने मुख्य उसी को जाना, जो वे मन में लाते, सखी वे मुझसे कह कर जाते। तो संदर्भ और प्रसंग को देख लेते हैं। जैसा कि आप जान गए कि यह मैथिली शरण गुप्त की बहुचर्चित काव्य कृति यशोधरा से अवतरित है और गौतम अपनी पत्नी यशोधरा और पुत्र राहुल को निद्रावस्था में छोड़कर चले जाते हैं। तो इस कारण वह दुखी है और अपने मनोदशा का वर्णन, अपनी मनोदशा बता रही है अपनी सखी को, जिसका सुंदर चित्रण गुप्त जी ने किया है। व्याख्या। यशोधरा अपने गृहस्थ जीवन की स्मृतियों को याद करते हुए कह रही है कि उनके पति से उन्हें अत्यधिक स्नेह, प्रेम और दुलार मिला है। वे उन्हें बहुत मानते भी रहे हैं। यशोधरा के मन में एक सवाल गूंजता है कि क्या वास्तव में उनके पति उन्हें पहचानते भी हैं? यदि वे उन्हें भली भांति पहचानते तो इस तरह रात के अंधेरे में चोरी छुपे वन चले नहीं गए होते, बल्कि उन्हें कहकर ही निकले होते। पुनः वे कहती है कि उन्होंने आज तक वही किया जो उन्हें पसंद रहा, उन्हें जो रुचिकर प्रतीत हुआ उसने किया। वह मुख्यतः उसी बात को जान पाती थी जो उसके मन में रहती थी। बेहतर होता कि वे यशोधरा से कहकर जाते। ऐसा होने पर यशोधरा को कोई मानसिक कष्ट न होता और उन्हें खुशी भी होती कि सिद्धार्थ उनकी मनोभावनाओं को समझते हैं। इससे यशोधरा का आत्मसम्मान भी बना रहता। वह कभी भी उनकी राह की बाधा न बनती, बल्कि उनके मार्ग को प्रशस्त करने में सहायता कर सकती थी। विशेष बातों को देख लेते हैं। इस अंश में विरहिणी यशोधरा की मनोव्यथा का चित्रण किया गया है। स्त्री के प्रति पुरुष की हीन मनोवृत्ति का परिचय मिलता है, अर्थात पुरुष स्त्री को समझे बिना ही अपना निर्णय स्वयं कर लेते हैं और गृहस्थ जीवन की स्मृतियों का स्मरण हुआ है। उपेक्षित और विरहिणी नारी के आत्मसम्मान को कवि ने प्रभावशाली ढंग से चित्रित किया है। खड़ी बोली कविता का सहज और स्वाभाविक रूप यहाँ पे विद्यमान होता है और बहुत ही स्पष्टता के साथ इसका अर्थ हमें समझ में आ जाता है।
नाटक, गीत, प्रबंध, पद्य और गद्य सभी के मिश्रण एक मिश्रित शैली में यशोधरा की रचना हुई है। तीसरे काव्यांश को देखते हैं। स्वयं सुसज्जित करके क्षण में प्रियतम को प्राणों के पण में हम ही भेज देती हैं रण में। छात्र धर्म के नाते सखी वे मुझसे कह कर जाते। हुआ न यह भी भाग्य अभागा, किस पर विफल गर्व अब जागा। जिसने अपनाया था त्यागा, रहे स्मरण ही आते। सखी वे मुझसे कह कर जाते। तो संदर्भ और प्रसंग पूर्व की भांति है दोस्तों, पूर्ववत है। व्याख्या में देखते हैं। यशोधरा कहती है कि भारतीय नारी का इतिहास रहा है कि उसे क्षत्रिय कुल धर्म पालन करना आता है। प्राचीन काल से स्त्री अपने पति को अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित करके युद्ध क्षेत्र में भेजती रही है। उस युद्ध क्षेत्र में जहाँ प्राणों की होड़ लगी रहती है, मंगल टीका लगाकर उनकी विजय कामना करते हुए उन्हें युद्ध क्षेत्र में जाने के लिए प्रेरित करती रही है। जिस नारी की यह परंपरा रही है, भला वह सिद्धि प्राप्ति हेतु वन में जाने वाले पति की राह का रोड़ा बनकर क्यों खड़ी होती? सिद्धि हेतु गमन करने वाले पति को भला वह क्यों रोकती? कहने का आशय यह है कि यशोधरा अपने पति के मार्ग की बाधा बनकर कदापि खड़ी होना नहीं चाहती थी, लेकिन गौतम सिद्धार्थ उसको समझ नहीं पाए। यशोधरा यह भी कहती है कि यदि सिद्धार्थ उन्हें कह कर जाते तो उन्हें आनंद के साथ विदा करती, लेकिन यशोधरा के लिए अपने पति को हर्षपूर्वक विदा करने का भी सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ। अब तो यशोधरा के लिए मिथ्या गर्व करने के लिए भी कोई अवसर नहीं बचा। जिस पति ने उन्हें अत्यंत प्रेम के साथ अपनाया था, उन्हीं ने अब यशोधरा को त्याग भी दिया है। भले ही सिद्धार्थ उन्हें भूल जाएं, लेकिन यशोधरा उन्हें सदैव स्मरण करती रहेगी। अर्थात सिद्धार्थ के प्रति यशोधरा के प्रेम का स्वरूप में कोई परिवर्तन नहीं होगा। पंक्तियों में विशेष बात क्या है? इसमें पल अवतरण में भारतीय स्त्री के छत्राणी रूप की परंपरा का उल्लेख मिलता है। भारतीय स्त्री की अविचलता का उदाहरण प्रस्तुत किया गया है। विरहिणी स्त्री की मनोदशा का जीवंत चित्रण किया गया है। उपेक्षित और विरहिणी नारी के आत्मसम्मान को कवि ने प्रभावशाली ढंग से चित्रित किया है और खड़ी बोली कविता का सरल और सहज रूप विद्यमान होता है। भाषा में देखें तो तत्सम प्रधान भाषा की प्रभावशीलता देखते ही बनती है और स्वयं सुसज्जित, प्रियतम, प्राणोपण, परण, इन सभी में अनुप्रास अलंकार है। चौथे काव्यांश को देखते हैं। सखी वे मुझसे कह कर जाते, नयन उन्हें हैं निष्ठुर कहते। पर इनसे जो आंसू बहते, सदै हृदय वे कैसे सहते। गए तरस ही खाते, सखी वे मुझसे कह कर जाते। जाएं सिद्धि पावें वे सुख से, दुखी न हों इस जन के दुख से। उपालंभ दूं मैं किस मुख से, आज अधिक वे भाते। सखी वे मुझसे कह कर जाते। संदर्भ और प्रसंग पूर्ववत है। व्याख्या को देखते हैं। उद्धृत अंश में यशोधरा अपनी शारीरिक दशा का वर्णन करते हुए कहती है कि आंखें उन्हें निष्ठुर कहती है, क्योंकि उन्होंने नेत्रों को बिना बताए इस प्रकार त्याग दिया है, परंतु नेत्रों से बहने वाली अश्रुधारा को वे दयालु हृदय भला किस प्रकार सह सकते थे। इसलिए उन्होंने चोरी चोरी गृह त्याग करना ही उपयुक्त समझा। यशोधरा का विचार है कि सिद्धार्थ ने वन जाकर उनके प्रति अच्छा ही आचरण किया, वे सुखपूर्वक सिद्धि प्राप्त करें, कभी भी यशोधरा के दुख से वे पीड़ित न हों।
यशोधरा उन्हें किसी भी प्रकार उलाहना नहीं देना चाहती है। इस विरह अवस्था में भी वे अधिक प्रिय लग रहे हैं, क्योंकि उन्होंने संसार के कल्याण हेतु यह त्याग किया है। विशेष बातों को देख लेते हैं। मैथिली शरण गुप्त ने अवतरित अंश में सिद्धार्थ के प्रति यशोधरा के अमलिन प्रेम का चित्रण किया है। इस प्रेम चित्रण से गुजरते समय हमें गोपियों के कृष्ण के प्रेम स्मरण हो आता है। प्रेम में प्रियतम की उद्देश्य और लक्ष्य प्राप्त करने की कामना और अपनी स्थिति की परवाह न करना प्रेम को उदात्त बनाता है। अर्थात अपने प्रेमी को किसी भी बंधन में न बांधना ही उदात्त प्रेम है। अवतरित अंश में नारी का त्याग चित्रित हुआ है। प्रेम भाव में प्रियतम का दोष न ढूंढना और उनसे किसी प्रकार की कोई शिकायत न करना तटस्थता नहीं, बल्कि प्रेम की परिपक्वता है। बृहत्तर प्रेम हेतु निजी प्रेम को त्यागने की भावना तत्कालीन युग स्पंदन का प्रतीक रहा है। भाषा में देखते हैं दोस्तों, तो भाषा बहुत ही सरल और सहज है और कवि का पूरा ध्यान रहा है। तुक के प्रति कवि का ध्यान परिलक्षित होता है। बहुत ही अच्छे से तुक मिलान किया गया है। नाटक, गीत, प्रबंध, पद्य और गद्य सभी के मिश्रण में एक मिश्रित शैली में यशोधरा की रचना हुई है, हम यह कह सकते हैं। पांचवा काव्यांश को हम देखते हैं और आखिरी है। गए लौट भी वे आएंगे, कुछ अपूर्व अनुपम लाएंगे, रोते प्राण उन्हें पाएंगे, पर क्या गाते गाते सखी वे मुझसे कह कर जाते। संदर्भ और प्रसंग पहले की भांति है। व्याख्या को देखते हैं। कविता के अंतिम भाग में यशोधरा की स्पष्ट मान्यता है कि उनके पति भले ही अभी गृह त्याग किया है, लेकिन उन्हें सिद्धि अवश्य प्राप्त होगी। इस सिद्धि प्राप्ति के पश्चात उनका पुनर्आगमन होगा, फिर से वे लौटकर आएंगे और तभी यशोधरा के व्यथित प्राण उन्हें प्राप्त कर सकेंगे, उनके दर्शन करेंगे और यह सिद्धि उनसे अधिक संपूर्ण लोक के कल्याण हेतु फलप्रसू होगी। विशेष बातों को देख लेते हैं। गुप्त जी ने भारतीय नारी के अपूर्व उज्ज्वल जीवन की एक मधुर झलक दिखाई है। विलासिता से दूर भारतीय स्त्री अपनी पति को पूर्णतः सहयोग प्रदान करती है। यदि इसे परंपरा कहे तो सखी वे मुझसे कह कर जाते, इस अंश में उसका आत्मसम्मान, स्वाभिमान छिपा हुआ है, जो नवीनता का सूचक है। इस तरह से यशोधरा में प्राचीनता और नवीनता का सुंदर समन्वय साधित हुआ है। तत्कालीन भारतीय संदर्भ पर ध्यान केंद्रित करें तो हम पाते हैं कि गांधी जी ने अधिक से अधिक संख्या में स्त्रियों को भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेने के लिए आह्वान किया था। इस दृष्टि से यशोधरा का चरित्र और व्यक्तित्व विशेष प्रासंगिक है। बृहत्तर प्रेम हेतु निजी प्रेम को त्यागने की भावना तत्कालीन युग स्पंदन का प्रतीक है। साथ ही अन्य विशेष बात यह है कि भाषा सरल और सहज है। तुक के प्रति कवि का ध्यान परिलक्षित होता है। और दोस्तों, इस संदर्भ में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का कथन है, वह दृष्टव्य है। इसको एक बार हम देख लेते हैं। वे कहते हैं, गुप्त जी ने संपूर्ण भारतीय के पारिवारिक वातावरण में उदात्त चरित्रों का निर्माण किया है। उनके काव्य शुरू से अंत तक प्रेरणा देने वाले हैं। उनमें व्यक्तित्व का स्वतः समुच्छित उच्छ्वास नहीं है। पारिवारिक व्यक्तित्व का और संयत जीवन का विलास है। वस्तुतः गुप्त जी पारिवारिक जीवन के कथाकार हैं। परिवार का अस्तित्व नारी के बिना असंभव है।
इसीलिए वे नारी को जीवन का महत्वपूर्ण अंग मानते हैं। नारी के प्रति उनकी दृष्टि रोमानी न होकर मर्यादावादी और सांस्कृतिक रही है। वे नारियों को भोग विलास का साधन बस नहीं मानती, ठीक, वे मर्यादावादी और सांस्कृतिक मानती है। वे अपने नारी पात्रों में उन्हीं गुणों की प्रतिष्ठा करती है जो भारतीय कुलवधू के आदर्श माने गए हैं। गुप्त जी की दृष्टि में नारी भोग्य मात्र नहीं अपितु पुरुष का पूरक अंग है। इसीलिए उनके काव्य में नारी के स्वतंत्र व्यक्तित्व, स्वाभिमान, दर्प और स्वावलंबन का समुचित चित्रण हुआ है। उनके काव्य में नारी अधिकारों के प्रति सजग, शीलवती, मेधाविनी, समाज सेविका, साहसवती, त्यागशीलता और तपस्विनी के रूप में उपस्थित हुई है। मैथिली शरण गुप्त ने संयुक्त परिवार को सर्वोपरि महत्व दिया है। उन्होंने नैतिकता और मर्यादा से युक्त सहज सरल पारिवारिक व्यक्ति को ही श्रेष्ठ माना है। नर नारी के प्रति गुप्त जी की पूर्ण आस्था है और इस आस्था के दर्शन उनके काव्य में देखे जा सकते हैं। आस्था की टूटन गुप्त जी के लिए असहनीय है। उन्हें नारी के प्रति पुरुष का अनुचित आचरण कदापि स्वीकार नहीं है। तो दोस्तों, इस तरह से हमने मैथिली शरण गुप्त जी के द्वारा लिखित यशोधरा के कुछ काव्यांश का हमने व्याख्या किया और आशा है आपको अच्छे से समझ आया होगा। और अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो कमेंट करना ना भूलिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए, ठीक है। तो कैसा लगा ये कमेंट में ज़रूर से बताएं। इसके बाद आगे आने वाले वीडियो में हम दोस्तों साकेत के चयनित अंशों की व्याख्या करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।